नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था हमारा सैंपल पेपर, जो कि हमारी परीक्षा में हमारी हेल्प करेगा कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट के साथ हम अपने पेपर को सॉल्व करते हैं और किस चीज में हमें कितना समय देना चाहिए और किस चीज को हमें किस तरह से लिखना चाहिए। देखिए, एग्जाम तो आप क्लास 1 से देते आते हैं। जब क्लास 1 में होते हैं, क्लास 2 में होते हैं, तो आप क्लास 1 से ही एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन क्लास 10th और 12th आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की क्लास होती है और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आपको कॉपी में किस तरह से लिखना है। वैसे तो अगर आप शुरू से ही इस चीज की अगर हैबिट डाल लेते हैं तो आपको नहीं कुछ विशेष तैयारी करनी होती है। आपको हैबिट में है कि चीजों को आप कैसे लिखते हैं, किस तरह से आप सामने एक ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान होना एक अलग बात है और उस ज्ञान को हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, दूसरों के सामने लिखते हैं, दूसरों के सामने बताते हैं, बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पर क्योंकि ये हमारा एग्जाम है और बहुत सारी हौज-पौज हमारे दिमाग में होती है, बहुत सारे उत्तर हमें आते हैं, लेकिन समय की भी हमारे अंदर एक पाबंदी होती है कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर इतना जो है पेपर जो है उसे सॉल्व करना है। और बहुत सारी चीजें हमें आती भी हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं, तो उन्हें भी हमें सॉल्व करना होता है। तो सैंपल पेपर यहाँ पर प्रैक्टिस का एक ये हमारा ये यहाँ पर उद्देश्य है कि आप चीजें आपको पहले से क्लियर हो जाए। अगर हम 4 से 5 सैंपल पेपर अगर पढ़ लेते हैं, सैंपल पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होता है कि कई बार जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो आपके पार्ट होते हैं वो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि इस प्रश्न को हमने कैसे लिखना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर लिखना है, कितने शब्दों के अंदर लिखना है। तो इस तरह से तो हम आज भी अपने इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप क्लास में नहीं समझ पाते, आपको सैंपल पेपर के दौरान पता चलते हैं और वो प्रश्न रिपीट हो जाते हैं अपनी दूसरे एग्जाम्स में। तो आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने अपने पिछले सेशन में हमारा जो पहला प्रश्न था वो हमने कंप्लीट कर दिया था। अपना पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने जो अपठित गद्यांश होता है उसे हमने पढ़ा और किस तरह से मैंने कहा कि कई बार हमें ये लगता है कि अपठित गद्यांश जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन क्या होता है कि हमें उस टाइम पे हमारे दिमाग में टाइम मैनेजमेंट चल रहा होता है और साथ ही हमें लगता है कि हमें समय भी बचाना है और सही से आंसर भी देना है, और इसी के साथ साथ कई बार गलती हो जाती है, यानी कि हम सही से अपने काम को नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने कहा कि आप 2 बार उस अपठित गद्यांश को पढ़िए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको केवल पढ़ना नहीं है, आपको एक एक पंक्ति को समझना है, क्योंकि ये छोटे बच्चों का अपठित गद्यांश नहीं है कि आप नीचे से प्रश्न पढ़ेंगे और ऊपर से आंसर छांटकर उसमें लिख देंगे। यहाँ पर आप पहले गद्यांश को समझेंगे, तभी आप जो नीचे दिए गए प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आप दे पाएंगे। तो हमने यहाँ पर अपठित गद्यांश किया, जो कि 15 मार्क्स का आपका यहाँ पर दिया गया था। 15 नंबर का आपका अपठित गद्यांश यहाँ पर दिया गया था और इसको हमने पढ़ा और इससे जुड़े हुए हमने प्रश्नों के उत्तर करे। और आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न जो है वो आपका 3 मार्क्स का है, यानी कि कितना महत्वपूर्ण आपका ये अपठित गद्यांश हो सकता है आपके हिंदी में मार्क्स खींचने के लिए। कई बार हिंदी आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगती है, क्योंकि ज्यादातर हम जब क्लास 12th में होते हैं तो हमारा फोकस रहता है हमारे जो साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या फिर बायो या फिर इंग्लिश।
तो हम हिंदी पे बहुत कम ध्यान देते हैं और इसी चक्कर में हमारे जो मार्क्स हैं वो कई बार कम आ जाते हैं क्लास 12th में हिंदी में, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन शायद नहीं हो पाता है। तो आप देखिए 15 मार्क्स का आपका ये अपठित गद्यांश था और एक एक प्रश्न यहाँ पर अगर आपने बहुत अच्छे से इस अपठित गद्यांश को पढ़ लिया है तो आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही ज्यादा आसानी से दे सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस अपठित गद्यांश से आपको दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए, यानी कि जो सूटेबल शीर्षक, जो आप गद्यांश को आपने पढ़ा है, गद्यांश को आपने समझा है और इसके बाद आपको क्या लगता है कि इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो वो भी केवल एक लाइन का आंसर भी आप देख सकते हैं, 3 मार्क्स का आपका यहाँ पर दिया गया है और क्यों होना चाहिए ये भी आप एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हैं, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है निबंध। देखिए निबंध आपके सोचने समझने की जो शक्ति है कि आप चीजों को कितना समझते हैं, चीजों के बारे में आप कितना जानते हैं, कितने आप जागरूक हैं, कितने अवेयर हैं, कितने आप समय के साथ चलने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर पता चलता है। क्योंकि कई आपके टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आपके निबंध में। अब आप क्लास 1, 2, 3, 4 में नहीं है कि आप दिवाली पर निबंध लिखेंगे या गाय पर निबंध लिखेंगे या मेरे विद्यालय पर निबंध लिखेंगे, कि जो चीजें आप देख रहे हैं वो लिखें। अब आप ऐसे टॉपिक्स पर आपको निबंध दिए जाते हैं कि आप सोचते क्या हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए या क्या ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, आप उसको कितना आप उसको समझ पा रहे हैं, कितना आप उसको जान पा रहे हैं, कितने अवेयर हैं आप चीजों के प्रति। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 4 यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं और केवल आपको 200 शब्दों का निबंध लिखना है। और बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कि वो 5 से 6 पेज का, 7 पेज का, 8 पेज का, 10 पेज का भी वो निबंध लिख देते हैं अपने केवल जो एक निबंध जो विषय दिया रहता है। और कई बार क्या होता है, इसी कारण हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, यानी कि बाकी के जो प्रश्न होते हैं वो छूट जाते हैं, बाकी के प्रश्न हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमारे पास समय नहीं रह पाता है। तो आपको यहाँ पर शब्दों की लिमिट दी गई है, आपको केवल 200 शब्दों में अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं, अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत सारी आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद हेडिंग्स के साथ, अगर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे लिख देते हैं 8 से 10 पेज और ना कोई हेडिंग्स, ना कोई मेन पॉइंट्स, तो इससे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बस कॉपी भर गई है बस। लेकिन अगर आप हेडिंग्स के साथ लिखते हैं तो टीचर अगर आपकी हेडिंग्स को देखते हैं कि आपने क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें उसमें डाली हैं, तो उससे आपके ज्ञान का पता चल जाता है कि हाँ, आप इस चीज की नॉलेज रखते हैं, आपको इस चीज के बारे में पता है, आप जानते हैं, आप समझते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि ये आपने पढ़ी है कि आपके सिलेबस में है या आपने रटी हुई है कि आप राष्ट्र निर्माण में नागरिक दायित्व रट कर आ रहे हैं, पिछले 6 महीने से रटते हुए आ रहे हैं। तो ये आपकी समझ है कि आप कितना लिख सकते हैं इस टॉपिक पर कि राष्ट्र के निर्माण में हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक होते हैं, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहां के देश के नागरिकों का क्या दायित्व होता है, क्या उनकी भूमिका होती है, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला है जैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो जैसे हम अपने भारत में रहते हैं तो आपको पता है हमारा जो भारत है ये विभिन्न यहाँ पे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, बहुत अलग अलग तरह के तिथि त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, यानी कि विभिन्नताओं में
विभिन्नताओं में एकता वाला ये देश है। बहुत सारे अलग अलग जाति धर्मों के लोग अलग अलग यहाँ पर संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो उस हमारी सांस्कृतिक विरासत को हमें किस तरह से सहेज कर रखना है, किस तरह से संभाल कर रखना है, किस तरह से हम उसको जानते हैं, क्या हम उसके बारे में समझते हैं, वो आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट, राष्ट्रभाषा का महत्व। तो राष्ट्रभाषा हमारी जो हमारी राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है, सबसे पहले आपने ये समझाना है। उसके बाद आपने देश की, हमारे देश में टोटल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं आप वो बता सकते हैं। फिर आप मातृभाषा के बारे में इसके अंदर लिख सकते हैं, फिर आप बोलियों के बारे में इसमें लिख सकते हैं, फिर आप राजभाषा के बारे में लिख सकते हैं कि राजभाषा क्या होती है, फिर आप लिख सकते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो इससे पता चलेगा कि आपको भाषा के बारे में कितना नॉलेज है और आप राष्ट्रभाषा को बाकी भाषाओं से किस तरह अलग मानते हैं, यानी कि क्या महत्व है एक राष्ट्रभाषा का। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है सांप्रदायिक सौहार्द एवं विश्व शांति। तो सांप्रदायिक सौहार्द, जो संप्रदायों का सौहार्द एवं किस तरह से फिर विश्व शांति को बनाया जा सकता है, विश्व शांति किस तरह से संप्रदायों के मेल से एक विश्व में शांति को किस तरह से लाया जाता है। विभिन्न देशों के बारे में आप लिख सकते हैं, कौन किस तरह से शांति का हाथ बढ़ाए है, किस तरह से शांति बनाए रखता है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक मैं टॉपिक आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, जैसे राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व, जो हमारा पहला टॉपिक है कि क्या क्या चीजें आपको एक निबंध के अंदर लिखनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपका टॉपिक है लगभग 200 शब्दों में आपको इस पर निबंध लिखना है, राष्ट्र निर्माण एवं नागरिक दायित्व। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। आप सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप राष्ट्र निर्माण को, प्रस्तावना में आप बताएंगे कि वर्तमान में जैसे विश्व का प्रत्येक राष्ट्र, देश अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है, तो देश के प्रत्येक नागरिक इस कार्य में अपना संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और राष्ट्र निर्माण आज के जो अपने राष्ट्र को विकसित करना, अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाना सभी देश के नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो प्रत्येक देश एक आशा के साथ इस लक्ष्य की ओर अग्रसित है। इस तरह से आप प्रस्तावना में ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि क्या है राष्ट्र निर्माण। फिर आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्र निर्माण। प्रस्तावना में आप बताएंगे पहले कि राष्ट्र निर्माण क्या है, क्यों सभी लोग इसके, फिर उसके बाद आप लिखेंगे राष्ट्र निर्माण। देखिए, अब आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि राष्ट्र निर्माण क्या है। राष्ट्र निर्माण, तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि एक राष्ट्र को आगे बढ़ाना पूरे देश के नागरिकों का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उनका काम है कि अपने देश को आगे ले जाना। अगर आप आज स्कूल जा रहे हैं, अगर आप विद्यालय जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या एम है आपका? क्यों कहा जाता है कि हमारे जो आज के बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो जैसे आज आप हो, अगर आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, तो आपके अंदर हमारे देश का फ्यूचर हमें दिखाई देता है कि आप हमारे राष्ट्र को कहाँ तक लेकर जाओगे, हमारे राष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का सबसे जरूरी कार्य है राष्ट्र निर्माण, और इसके लिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ जानना जरूरी है। तो राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या है कि राष्ट्र को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाना, राष्ट्र को औरों से ज्यादा विकसित करने के लिए कुछ नया कार्य करना, कुछ अच्छा कार्य करना। तो आज का प्रत्येक देश यही चाहता है कि वो विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर देश बने, विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश बने या शिक्षित देश बने, या विश्व का सबसे ज्यादा
संस्कृति से युक्त देश बने, यानी कि वो हर क्षेत्र में प्रगति। राष्ट्र निर्माण का अर्थ ये नहीं है कि केवल एक क्षेत्र में हमारी प्रगति हो, हमारे प्रत्येक क्षेत्र में। सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे जो सेनाएं हैं वो किस तरह से नई नई चीजें विकसित कर रही है, अपने अंदर नए गुण लेकर आ रही है कि हमारा जो देश है वो बाकी देशों से ज्यादा ताकतवर हो। तो इस तरह से अपने देश को विकास के मार्ग पर ले जाना ही, और विकासशील देशों से ये एक और ज्यादा विकसित राष्ट्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है, और यही प्रत्येक देश चाहता है। और ऐसा एक सपना हमेशा, क्योंकि भारत को जैसे कि पहले भी विश्व गुरु कहा जाता था, तो ऐसे ही अपने देश को विश्व गुरु बनाना, पूरे विश्व का गुरु बनाना, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनाना, विश्व के लिए एक विश्व के लिए उनका एक अध्यक्ष स्थापित करना कि पूरा देश, पूरा विश्व उनको फॉलो करे, उनको जाने, उनको समझे, और पूरे विश्व में हमारे देश की अच्छी बातों पर चर्चा हो। तो इसको ही हम राष्ट्र निर्माण कहेंगे। तो इस तरह से आप राष्ट्र निर्माण में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। और अब एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप इसमें हेडिंग लिख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में छात्रों एवं युवाओं की भूमिका। राष्ट्र निर्माण में अगर आप छात्रों की ना भी कहें तो युवाओं की भूमिका, क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपना जीवन जी चुके हैं और अपने देश के प्रति जो उनका जो कोई भी दायित्व था वो पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन आज का जो युवा है वो क्या अपने देश के बारे में सोचता है, वो क्या अपने देश के बारे में समझता है, वो यहाँ पर आपको लिखना है कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखिए, आज का युवा ही कल का नागरिक है, यानी कि आज जो युवा है वो कल हमारे देश का नागरिक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसकी होती है? देश के युवाओं की होती है। और देश में सबसे ज्यादा ऊर्जावान, उत्साही, धैर्यशील और युवा जो होता है वो होता है एक युवा। जिज्ञासु जो होता है, धैर्यशील जो होता है, ऊर्जा जिसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, और जो उत्साही होता है हर चीज के लिए, वो होता है युवा। और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो जिस टाइम पे क्या होता है कि हम सोचते हैं, आप अगर कहें तो 15 से ऊपर हम युवा अवस्था कह सकते हैं, किशोरा अवस्था भी, क्योंकि एक ऐसी स्टेज हमारी होती है जिसमें बहुत सारी एनर्जी हमारे अंदर होती है, बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर होती है। बस हमें उस ऊर्जा को सही दिशा में लेकर जाने की जरूरत होती है कि हम उसको कहां पर लेकर जा रहे हैं। देखिए, अक्सर जो बच्चे अपना फ्यूचर बनाते हैं वो इसी एज में बना लेते हैं, यानी कि अपना गोल सेट कर लेते हैं, अपना एम सेट कर लेते हैं कि उन्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है, आगे क्या बनना है। तो वो अभी से उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, और जब उनकी जो असल एज होती है युवा अवस्था में जब वो आते हैं तो वो अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके होते हैं। और बिगड़ने की, खराब होने की भी उम्र यही है, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज्यादा एनर्जी इंसान के अंदर होती है कि वो अगर जिस तरफ बढ़ रहा है, अगर उसको नहीं रोका जाए, अगर उसको नहीं समझाया जाए, तो वो उस तरफ आगे ही बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और एक टाइम पे या तो वो बहुत अच्छे से सुधर जाता है, बहुत अच्छा काम वो कर लेता है, या फिर वो अपने जीवन को खराब कर चुका होता है। तो देश में देखिए, सबसे ज्यादा मैंने कहा कि ऊर्जावान जो होते हैं, उत्साही जो होते हैं, धैर्यशील जो होते हैं, और मेन चीज है जिज्ञासु जो होते हैं वो युवा ही होते हैं। और ये युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें देश के लिए कुछ भी करने का, देश के लिए मर मिटने का जो एक जोश होता है युवाओं के अंदर होता है। और इस टाइम पे अगर युवा शिक्षित हो, स्वस्थ हो
और उत्तम विचारधारा वाला हो, यानी कि उत्तम विचार रखने वाला हो, तो अपना वो खुद ब खुद अपने देश को आगे लेकर जाएगा। यानी कि अगर वो एक स्वस्थ अवस्था में है, अगर वो शिक्षित है और दूसरा उसकी विचारधारा जो है वो अच्छी है, तो जो हमारे देश का भविष्य है वो उसके अंदर दिखाई देता है और लगता है कि हाँ, अब हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से राष्ट्र निर्माण में युवा जो है एक अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं और इसीलिए चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, ये जो है रीढ़ की जो देश की रीढ़ होते हैं, यानी कि युवा जो होते हैं वो हमारे देश की रीढ़ होते हैं, जिस पर हमारा देश स्थिर होता है, हमारा देश खड़ा होता है। तो इस तरह से आप राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की यानी कि युवाओं की भूमिका आप बता सकते हैं। और अब हम नागरिक दायित्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी हमने युवाओं की बात में कहा, तो अब हम नागरिक दायित्व की बात करते हैं। तो नागरिक दायित्व में देखिए क्या होता है कि हमारे देश में चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी अन्य, सभी देश के निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। कैसे कैसे दे सकते हैं अपना पूर्ण सहयोग? सबसे पहले कि वो अपने काम को पूर्ण लगन के साथ करें। जो भी काम उन्हें दिया गया है वो उस काम को पूर्ण लगन के साथ करें। सबसे ज्यादा वो समय के पाबंद हों। दूसरे, अगर हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करेंगे, अपने आसपास शांति बनाए रखेंगे, तो कई बार हम सोचते हैं कि एक जो इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं क्यों करूं, मेरे करने से कौन सा ये इलाका साफ हो जाएगा, मेरे करने से कौन सा यहाँ शांति हो जाएगी, मेरे करने से थोड़ी सारे व्यक्ति शिक्षित हो जाएंगे। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति यही सोचने लगा तो कोई भी शिक्षित नहीं हो पाएगा, कोई भी इलाका साफ स्वच्छ नहीं रह पाएगा, कहीं पर भी शांति एवं सौहार्द नहीं होगा या प्रेम भावना नहीं होगी। तो प्रत्येक मनुष्य को अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स वो लगाए, प्रत्येक मनुष्य अपने दायित्वों को समझे, अपने जो कर्तव्य है देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति, अगर अपने कर्तव्यों को समझे तो अपना देश तो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। अगर अपना परिवार आगे बढ़ेगा, अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को शिक्षा क्यों दें, केवल हमारी बेटी के पढ़ने से थोड़ी जो देश है वो बदल जाएगा, या हमारी बेटी के आईएएस बनने से थोड़ी ये समाज बदल जाएगा। तो नहीं, अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगा तो कोई भी बेटियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमारा समाज, अगर हमारा परिवार शिक्षित होगा तो हमारा समाज शिक्षित होगा, अगर हमारा समाज शिक्षित होगा हमारा राज्य शिक्षित होगा, अगर हमारा राज्य शिक्षित होगा हमारा देश शिक्षित होगा, और हमारा अगर देश शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है वो विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। यानी कि एक मजबूत और एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इस तरह से राष्ट्र निर्माण में हम केवल युवाओं की ही नहीं, प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य की, प्रत्येक नागरिक के दायित्व की बात करते हैं कि जैसे अगर हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं समाज के लिए, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं देश के लोगों के लिए, तो वो योजनाएं कब तक सफल होंगी? क्या बना देने से वो योजनाएं सफल हो जाएंगी? नहीं, हमें प्रत्येक नागरिक को उस योजना से जुड़ना होगा, उस योजना का लाभ उठाना होगा और उस योजना से जुड़े हुए जो उसके कर्तव्य हैं, उसके जो दायित्व हैं, उसको पूर्ण करना होगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति है वो देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकता है। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा नारा यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आप कोटेशन भी आप हेडिंग जो आपके निबंध होते हैं अगर उसके अंदर आप डाल देंगे तो आपके 10 मार्क्स तो पूरे यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का आप एक बहुत ही अच्छा इस टॉपिक के अंदर आप ये कोटेशन डाल सकते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को ना पालो। तो ये हर व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक नागरिक के लिए है, देश के लिए, देश के जिसको जो भी काम दिया गया है अपने काम को पूरी तन्मयता के साथ करें, पूरा
निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो जो आपको कर्तव्य आपको दिया गया है, जो आपका दायित्व है, उसको पूर्ण रूप से निभाइए, साफ स्वच्छ तरीके से निभाइए, तो एक न एक दिन आपको उसका फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने काम में ढिलाई दिखाएंगे कि क्या मेरे करने से थोड़ी पूरा देश बदल जाएगा, मैं क्यों करूं, मेरे करने से थोड़ी देश का निर्माण होगा, या क्या मैं नहीं करूंगा तो क्या मेरा देश विकसित नहीं होगा। तो ऐसा अगर पूरे सारे व्यक्ति सोचने लगे तो फिर देश का निर्माण हो गया। लेकिन अगर सारे व्यक्ति पॉजिटिव सोचने लगे, सब अगर सकारात्मक तरीके से सोचने लगे अपने काम के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो देश तो अपने आप ही सुदृढ़ सशक्त बन जाएगा। तो इस तरह से राष्ट्र निर्माण में नागरिकों के दायित्व को आप इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट में आप उपसंहार लिखेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अहम भूमिका रूप में अहम भूमिका निभानी चाहिए, और विश्व का नेतृत्व करने की और सबसे आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से आप राष्ट्र निर्माण में इस तरह से आप एक कम शब्दों में बहुत अच्छा निबंध आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक निबंध जो है आपके सामने डिस्कस कर दिया है। अब बाकी में आप सोच सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, जैसे कि हमारी सांस्कृतिक विरासत। तो इसमें भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद आप हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से बचाया जा सकता है या किस तरह से आगे लेकर जाया जा सकता है, और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में आज के जो नागरिक हैं, आज के जो युवा हैं, उनकी किस तरह से भूमिका यहाँ पर वो निभा सकते हैं। और उसके बाद आप उपसंहार लिख सकते हैं। तो कम शब्दों में बहुत प्यारा आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। तो ये निबंध एक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, तो इसमें आप अगर हेडिंग्स डालेंगे, कोटेशंस डालेंगे, तो बहुत अच्छा आपको 10 में से 9 मार्क्स तो पूरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो 10 में से 10 मार्क्स भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड। ये प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, यानी कि आपको केवल और केवल इनमें से एक चीज आपने छांटनी है। बहुत ही इजी प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं 5 प्रश्न आपके दिए गए हैं, और 5 प्रश्न जो हैं वो 5 नंबर के हैं, यानी कि 1 नंबर का आपका एक प्रश्न है। तो 1 नंबर का आपका एक प्रश्न यहाँ पर है, बहुत ही इजी प्रश्न है, और ये तो आजकल छोटे बच्चे भी जानते हैं। पहला प्रश्न जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जनसंचार का सबसे नया माध्यम, जनसंचार का सबसे नया माध्यम है। बहुत ही ज्यादा इजी है। आजकल जो छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा, वो भी ये जानता है कि आजकल जनसंचार का, यानी कि लोगों में संचार का जो सबसे तो जनसंचार का जो सबसे नया माध्यम है GIC शब्दरखाल। बच्चे अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड। तो आप क्या आप क्लास 12th के बच्चे हैं? हैंड रेज कीजिए अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं। यस, वेरी गुड। तो एक बार माइक ले लीजिए बच्चे। बहुत देर से हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी प्रश्न आपका नेक्स्ट वाला जो आया है, बहुत ही ज्यादा इजी है। माइक ले लीजिए, और बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग बच्चे। नाम क्या है आपका? दीपिका नेगी। दीपिका नेगी। तो दीपिका क्या आप बता सकती हैं? यस, वेरी गुड। तो दीपिका, क्या आप बता सकती हैं जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? इंटरनेट। वेरी गुड। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आप क्लास 12 के बच्चे हैं? जी मैम। यस, वेरी गुड। तो
सबसे पहले तो बच्चे मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है, क्योंकि बहुत कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम अभी यहाँ पर सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एग्जाम में अपने प्रश्न पत्र को अटेंड करना है, अपने प्रश्न पत्र को लिखना है, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ हर एक प्रश्न को लिखना है, समझना है और पढ़ना है। तो बच्चे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपकी 2 बुक्स हमारी यहाँ पर है, आरोह और वितान, तो आपको किसी बुक में, किसी चैप्टर में कोई दिक्कत परेशानी है, अगर आप कोई चैप्टर आपको नहीं समझ आया है, आपको उसको दोबारा से पढ़ना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि सैंपल पेपर तो ये होता है कि हम एंड में उसको करते हैं, जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है किसी चैप्टर से रिलेटेड, किसी बुक से रिलेटेड, या हिंदी व्याकरण में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। बच्चे कोई प्रॉब्लम किसी बुक में? नहीं। कोर्स नहीं, आपका मैम। कंप्लीट हो चुका है? जी। यस, वेरी गुड। तो बैठ जाइए बच्चे, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत ही इजी प्रश्न था। जनसंचार का सबसे नया माध्यम क्या है? देखिए, जनसंचार का सबसे नया माध्यम है इंटरनेट, क्योंकि टेलीविजन और समाचार पत्र काफी समय से हमारे बीच में एक जनसंचार के माध्यम के रूप में है। तो इंटरनेट जो है वो सबसे नया माध्यम है और सबसे बढ़िया माध्यम है, जिससे आप देखिए हम अभी भी आप लोगों से कनेक्ट है। तो ये एक यही कारण है कि हम आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं। बहुत दूर दूर जो हमसे लोग हैं उनसे हम पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, जान पाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें जानते हैं। क्लास में जब भी बैठे तो प्लीज अपने माइक चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब तक आप क्लास में अपनी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे आपकी क्लास बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। कोई यहाँ पर कोई वो भाषण नहीं है कि मैं आपको यहाँ से बोलूंगी और आप सुनेंगे, बस बात खत्म। पढ़ाई में जब तक इंटरेक्शन ना हो, जब तक आप मुझसे सवाल ना करो, मैं आपसे सवाल ना करूं, तो चीजें हम सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि चीजें अगर आप केवल सुनेंगे तो कई थोड़ी देर बाद वो आपके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी, लेकिन आप समझ के पढ़ेंगे, आप मुझसे पूछ के पढ़ेंगे, आप जान के पढ़ेंगे, मुझे कुछ बताएंगे, मैं आपको कुछ बताऊंगी, तो क्लास और भी ज्यादा हमारी इंटरेस्टिंग होगी और चीजें हमें जल्दी से अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी। तो मुझे आपसे कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। अगर आपका माइक ठीक हो जाता है तो आप ऑन करके मुझसे बात कर सकते हैं, वरना हम अपने सैंपल पेपर को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है समाचार पत्र का? कौन कौन बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है? हैंड रेज करके बता सकते हैं। दोनों स्कूल्स जो सामने दिखाई दे रहे हैं, न्यूज़पेपर कौन कौन बच्चा पढ़ता है? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हैंड रेज कीजिए बच्चा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आप रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज जानते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, अपडेट रहते हैं आप अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास होने वाली बातों से और बाकी सारी चीजों से। तो अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, जीआईसी सफदर खाल से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जीआईसी रीठा खाल में शायद बच्चे माइक काम नहीं कर रहा है, तो जीआईसी सफदर खाल माइक ले सकते हैं अगर बच्चों को आता है। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। कौन सा ऐसा पेज होता है समाचार पत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? विज्ञापन वाला पृष्ठ, या संपादकीय, या फिर फोटो पत्रकारिता, जिसमें आपको लगता है? यस, यस बच्चे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या गुड है मॉर्निंग आपका? मैम। गुड हिमानी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हिमानी, यस हिमानी। बच्चे, समाचार पत्र का आपने हैंड रेज किया था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में आपको कौन सी जी चीज मैम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है? कौन सी चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती है? संपादकीय।
वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। क्योंकि संपादकीय एक ऐसा पृष्ठ हमारा है। वेरी गुड, बैठ जाइए आप, माइक डाउन कर सकते हैं। तो संपादकीय एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें आप बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं कि क्या हमारे देश में हो रहा है, क्या हमारे समाज में नया हो रहा है, कुछ जो नया क्या मुद्दा अभी यहाँ पर चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पृष्ठ, अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो बच्चों के लिए संपादकीय आप जरूर पढ़ें। आप जरूर एक बार इस पृष्ठ को देखें, आप एक बार जरूर एक एक हेडलाइन को यहाँ पर देखें। तो जीआईसी रीठा खाल बच्चे, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्लास अटेंड करें तो सबसे पहले आप अपना माइक चेक कर लीजिए। तो बच्चे, आज का हमारा जो टाइम है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा सेशन जो है समाप्त हो गया है। आज हमने जो कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन किया, बहुत ही, देखिए, जब तक आपके साथ इंटरेक्शन होता है तो क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा हमें चीजें अच्छे से समझ आने लगती हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम आप लोग क्लास अटेंड करें, अपने माइक चेक कर लें, अपनी जो सारी व्यवस्थाएं हैं अपने पास, अपने माइक अपने पास रख लें। और क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा हेजिटेशन उनके अंदर हो जाती है, उन्हें बहुत डर लगने लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं मैं कुछ मैम मुझसे कुछ पूछ ना ले। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपकी क्लास में आपकी टीचर हैं, आपके सर हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम भी आपसे यहाँ से कनेक्ट हैं। तो आप कि जो भी सवाल हो, जो भी आपके प्रश्न हो, आप हमसे कर सकते हैं। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप आंसर देते हैं तो क्या होता है कि आप यहाँ पर केवल एक क्लास आपके साथ नहीं जुड़ी है, आप लगभग 50 से 60 स्कूल्स जो है हमारे एक साथ यहाँ पर कनेक्ट रहते हैं। बहुत सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर एक बच्चा माइक लेकर बात करता है, एक बच्चा आंसर देता है, तो साथ साथ दूसरे बच्चे के मन में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं भी आंसर दे सकता हूं, मैं भी मैम को बता सकता हूं, मैं भी माइक लेकर बात कर सकता हूं। तो बहुत सारे बच्चों को एक साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है, अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने का मौका मिलता है। तो आप जरूर पार्टिसिपेट करें जब भी क्लास होती है। तो जो हमारा सैंपल पेपर है उसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।